हेलो नमस्कार। आज से हम लोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो था वो था प्रागैतिहासिक काल। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री बोलते हैं इसको। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप क्या रहेगा, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो जैसा है बना हुआ नोट्स, अगर आप ऐसे बनाना कोशिश करेंगे तो बेटर लगेगा। आप भी मतलब एक कैसे मैं एक दूसरे को जोड़ पाएंगे, सारी चीज आप देखते चलिए। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप जो है, इसे 3 भागों में बांटा गया है मेनली। प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री, आधे इतिहास प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। ये 3 भागों में बांटा गया है। अब प्राक इतिहास जो है यानी प्री हिस्ट्री जो है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है, पुरातत्व सामग्री जो है मिला है। अगर उसी का कंपैरिजन अगर मैं आधे इतिहास से करूं तो आधे इतिहास में भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। वहीं अगर मैं प्री हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य की बात करें तो वहां पे लिखित साक्ष्य का अभाव है और प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य जो है मिला है और ऐतिहासिक काल में तो लिखित साक्ष्य मिला ही है। वहीं अगर प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री में ये जो साक्ष्य है, इन साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं गया है। अब भाई लेखन नहीं है तो पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ा नहीं गया है। वही प्रोटो हिस्ट्री में जो है लिखित साक्ष्य कहा जाता है जो अवेलेबल था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक काल में तो हिस्टोरिकल पीरियड में जो है लिखित साक्ष्य भी मिला है और उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। तो मेनली जो है इनको प्राक इतिहास और आदि इतिहास, इनके बारे में जो है अपने पास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो पुरातात्विक स्रोत में जो है क्या क्या चीजों को देखते हैं तो बताया, जो उपकरण, मृदभांड, कलाकृतियां, भवन, मुद्रा और उनके अभिलेख। तो अभिलेख की जहां तक बात करेंगे तो अभिलेख में तो भाई क्या है, अभिलेख मतलब लिखित साक्ष्य है। तो लिखित साक्ष्य यहां पे मिला है, प्रोटो हिस्ट्री में मिला है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं गया है तो फिर कैसे इसके ज्ञान को आगे बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहां से ऐतिहासिक काल की अगर बात करेंगे तो यहां से अभिलेख स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा भी गया है। तो ये मेनली आपका क्वेश्चन यहां से एक बनता है, आप कहीं कहीं पे देखे होंगे। जो प्राक इतिहास में जो है पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य और इसकी पढ़ने की क्या है, तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है प्राक इतिहास में मिला है, लेकिन उसे लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो फिर उसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। वहीं आदि इतिहास की बात करेंगे तो आदि इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो ये हो गई आपकी इतिहास का स्वरूप को हम लोग ने देखा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, जो प्राक इतिहास के एग्जाम्पल कौन कौन है, इसमें आ जाएगा औजार, बस्ती, अस्थियां एक्सेट्रा। वहीं जो है हम लोग अगर बात करें प्रोटो हिस्ट्री की, तो प्रोटो हिस्ट्री में जो है एग्जाम्पल के तौर पर हड़प्पा काल को आप देख सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा काल का जो साक्ष्य है उसे पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में हम लोग बौद्ध, जैन, महाजनपद काल और भी सारे चीजों को जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में। तो सर्वप्रथम
1963 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु में स्थित पलवरम नामक स्थानों पर जो है खोज किया। किस चीज का? औजारों का। अब ये रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे भाई? तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे ये, और भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक जो है किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। अगर इनकी पुरातत्व विभाग के इतिहास में जाने तो पुरातत्व विभाग जो है ये 1861 में अपना लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, जो लॉर्ड कैनिंग जो है थे, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग के संरक्षण में जो है पुरातत्व विभाग बनाया गया, और इनके जनक जो है, जनक प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उसी को माना गया है। पुरातत्व विभाग के जनक कौन है भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अगर बात करें जो वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी है अभी भी, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो ASI अभी भी चल रहा है। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, और 2011 में इस विभाग का 150 वर्ष पूरा हुआ। ये तो भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपेनहेगन यानी डेनमार्क, कहां पे है? डेनमार्क। कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है। किसने भाई? पुरातत्वविद थॉमसन ने। कौन कौन से भाग भाई? तो वो जो भाग है वो है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब ये पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, और नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो हम लोग मेनली अगर देखें, बात करें यहां पे निम्न पूरा पाषाण काल की, तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो समय रहा है, वैसे निम्न पूरा पाषाण काल को ही देखते हैं, क्योंकि बारी बारी से आगे चर्चा आएगा तो देखते चलेंगे। इसका जो समय रहा है पूरा पाषाण काल लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा है। वहीं अगर निम्न पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो देखिए पीरियड को लेकर के बड़ा ये है, NCERT कुछ कहता है, रामशरण शर्मा सर कुछ का, मतलब कुछ इन दोनों में NCERT और इनमें डिफरेंट पाया गया है। ओल्ड NCERT और न्यू NCERT को लेकर के भी डिफरेंट है। तो मेनली मैं जो है NCERT को फोकस करके ले रहा हूं, जो 25 लाख BC, 25 लाख, वैसे ज्यादा पूछा नहीं गया है भाई, डेट को लेकर के भी चिंता नहीं करना। 25 लाख BC से 1 लाख BC जो है ये निम्न पूरा पाषाण काल का पीरियड रहा है। वहीं 1 लाख BC से 40,000 BC का जो पीरियड है मध्य पूरा पाषाण काल का। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो 40,000 से 40,000 क्या भाई, 40,000 BC, 40,000 BC से बिफोर क्राइस्ट, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा ये क्या है। 10,000
BC तक। ये रह गई पीरियड की बात। हम लोग देखते हैं इन चीजों को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, जो पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल का जो पीरियड था उसमें जो औजार मिले हैं, उसके औजार जो है चापार, चांबिंग, पेबुल, ये सब जो औजार हैं ये निम्न पुरापाषाण काल के हैं। वही मध्य पुरापाषाण काल में क्या हो गया, जो और ये जो था एक धार वाला था, मतलब एक धार वाले थे। और फिर क्या हुआ, जो धीरे धीरे माइंड भी विकसित होता है, तो मध्य पुरापाषाण काल में है दोनों तरफ धार बना दिया गया। उसको फलक प्रधान भी बोलते हैं, कोर टूल्स बोलते हैं। तो वो मध्य पुरापाषाण काल में स्टार्ट हो गया वो। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेंटलिटी और बढ़ते गया भाई। अभी भी देख ही रहो विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे बढ़ रहा है। तो उस टाइम में भी उस पर क्या किया गया और पतला कर दिया गया, एकदम धारदार, तेज धारदार बना दिया गया और उसको बोला गया था ब्लेड टाइप। ब्लेड टाइप, लेकिन बुक में अधिकतर हिंदी वाले जितने भी बुक हैं उसमें फलक प्रधान ही लिखा रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पे जो औजार की बात करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा जान लीजिएगा। जो कोर टूल्स की अगर बात करेगा, कोर टूल्स की, तो कोर टूल्स जो रिलेटेड है वो मध्य पुरापाषाण काल से है। वहीं ब्लेड टाइप जो है, ब्लेड टाइप जो रहेगा, तो ब्लेड टाइप जो है ये रहेगा आपका मतलब उच्च पुरापाषाण काल का। क्लियर बात? हाँ, तो हम लोग जो है मेनली देख रहे हैं पुरापाषाण काल को। तो पुरापाषाण काल में जो है, पुरापाषाण काल का समय लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का रहा है। लक्षण, आखेटक और शिकारी थे ये लोग मेनली। खाद्य संग्राहक थे। पशुपालन का ज्ञान नहीं था पुरापाषाण काल में, पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आग का ज्ञान था किंतु अब उपयोग का ज्ञान नहीं था, कैसे उसका उपयोग किया जाए। अब बात आता है औजार कौन कौन सा प्रयोग किया जाता था पुरापाषाण काल में। तो उस औजार जो है, औजार में आता था स्फटिक या क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड यानी फलक, चापार, चांबिंग, पेबुल उपकरण। ये कहां से मिला है भाई? सोहन नदी। सोहन नदी कहां पे है? पाकिस्तान में। हैंड एक्स उपकरण, हस्तु कुठार, कुल्हाड़ी, गैसा, ये सब जो है मद्रास पलवड़म से मिला है, हम लोग देखेंगे। स्थल जो है कौन कौन रहा है पुरापाषाण काल से संबंधित? तो अतिरम पक्कम ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो है इसके किंग मित्र रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज भी किया था। और एक स्थल है हथनोरा मध्य प्रदेश में है और नर्मदा घाटी। तो हथनोरा से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य जो है मिला है। वहीं अगर पुरापाषाण काल के नेक्स्ट स्थल की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं। ये भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के पास है। भीम और यूनेस्को में इसे शामिल कर लिया गया है। ये गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य है। कहां से मिला है? गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफा से। और गुफा चित्रकारी का तो इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों की चित्रकारी को उकेरे गए हैं। वहीं अगर नेक्स्ट स्थल की बात करें तो मिर्जापुर कहाँ है भाई? इससे फिल्म भी आया है, आप लोग अब तो पूरा जानते होंगे कहाँ है। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ये बेलन नदी घाटी का क्षेत्र है। इसके पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में भी औजार मिले हैं। और अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा जो है कहां से मिला है? मिर्जापुर से मिला है। क्लियर? पुरापाषाण काल के बारे में आप लोगों ने था ना, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम लोग जाने। अब अगर मैं बात करूं मध्यपाषाण काल की, तो मध्यपाषाण काल जो है मेजोलिथिक पीरियड के बारे में C.L. कार्लाइल 1867 ईस्वी में
C.L. कार्लाइल महोदय। अच्छा, रॉबर्ट ब्रूस फूटे कब? 1863 और उसके 4 साल बाद 1867 में विद्वान C.L. कार्लाइल महोदय जो है इसकी खोज की। और इसका जो समय रहा, समय मेनली दिया गया है, तो वो समय है 10,000। आपने देखा था कहाँ कब से कहाँ तक चला था? 25 लाख से 10,000 तक। और ये जो है समय 10,000 से फिर आगे बढ़ रहे हैं। समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक रहा है। इसमें लक्षण क्या क्या हो गए थे भाई? पशुपालन की शुरुआत हो गया था यहाँ पे। और पहला पशु कौन था? कुत्ता। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। पहला पशु कुत्ता था। औजार जैसा कि आपको मैंने बताया, जो औजार क्या हो गया फिर? औजार जो है जैसे जैसे आपने देखा था निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में बढ़ा था, तो आगे और बढ़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे औजार जो है माइक्रोलिथ टाइप से हो गया, यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण। ठीक, पहले बड़ा बड़ा, जैसे आपने देखा कंप्यूटर पहले बड़ा आया था, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, इस टाइप से। उसके बाद स्थल, यहाँ पे कौन कौन संबंधित रहा है भाई? मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल, मध्य पाषाण। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे जो आप जानते हैं ना, जो भाई कैसे हुआ होगा, कृषि कैसे आया होगा, जैसे पशुपालन की शुरुआत। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, पशुपालन के साथ साथ जंगली कृषि भी स्टार्ट हो गया था भाई। जंगली कृषि ये कैसे? ये ऐसे मेरे दोस्त, तो अगर जैसे कि क्या हुआ, जो मतलब मान लो धान का पौधा मिला, तो धान का पौधा मिला तो फिर उसको किसी ने ले लिया, और कुछ दिन बाद देखा तो देख रहा है उसमें से कुछ निकल रहा है, उसका दिमाग ठनका, देखा अरे यानी एक से इससे इस धान के पौधे, धान से मतलब घास निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है। उसको रहने दिया, एक दो छोटे दिए, देखा तो एक धान से बहुत धान होने लगा। तो इस टाइप से जंगली कृषि का साक्ष्य जो है वहां पे पता चलने लगा था। आगे हम लोग यहां से स्थल की जहां तक बात करेंगे, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन सा रहा है, तो इसमें मेनली बागोर कहां पे है भाई? बागोर राजस्थान में है, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। इन दोनों में जो है 5,000 ईस्वी पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है, याद रखिए, बागोर और आदमगढ़। वहीं लेखिया जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, ये सर्वाधिक मानव कंकाल जो है यहां से मिला है। नेक्स्ट स्थल है चौपानी मांडो, ये भी प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। यहां से मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिला है। ध्यान रखना है इन सब चीजों को, एग्जाम में पूछा है, इसीलिए स्थल तो बहुत है लेकिन जो प्रमुख स्थल है उनको देखते हैं। अब ये मेनली जो स्थल है, इनमें सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये जो है ये मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है, बहुत बार पूछा गया है। सराय नाहर राय कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। महदहा भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, और दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनसे क्या क्या मिला है भाई? सराय नाहर राय से युद्ध का साक्ष्य मिला है, 4 नर कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का भी साक्ष्य में यहीं से मिला है, और स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिला है सराय नाहर राय से। ठीक है। वहीं महदहा जो है, यहां से मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं, हड्डियों का आभूषण मिला है, स्त्री पुरुष युगल समाधान कहां से मिला है? महदहा से मिला है। वहीं दमदमा से 3 नर कंकाल एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, और 5 युगल समाधान, दमदमा से 5 युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है। ये हो गई बात आपकी मध्य पाषाण काल की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। आपने देखा था, क्या देखा था भाई? पीरियड के बारे में, खास करके टाइम के बारे में ये देखा था, जो 25 लाख ईस्वी पूर्व से कब तक? 10,000 BC तक जो है चला था पूरा पाषाण काल। उसके बाद 10,000 से 4,000 तक चला था। क्या चला था भाई?
10,000 से 4,000 तक जो है, मैंने ये चीज़ बोला था, जो 1,00,000 BC भी है, 1,00,000 BC से 40,000 BC तक है मध्य पुरापाषाण काल। लेकिन यहाँ मध्य पाषाण की अगर बात करेंगे तो वो 10,000 BC से 4,000 BC तक चला था। वहीं नवपाषाण काल 4,000 BC से 10,000 BC है, सॉरी 1,000 BC है। लेकिन फिर भी मैं टाइम को लेकर के बड़ा ये है, क्योंकि NCERT जो है समय को लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक लिखा गया, तो मैंने भी लिख लिया मुझे, ठीक है। टाइम को लेकर के बड़ा ये कंफ्यूजन है और एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो कभी ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा बनता नहीं है। अब लक्षण क्या कह रहा है भाई? लक्षण कृषि की शुरुआत होने लगा है भाई, और कृषि की शुरुआत में पहला देखिए जैसे लिखा हुआ है ऐसे ऑर्डर में मिला है। पहला जौ है, गेहूं, चावल, मक्का। तो जौ जो है ये धार्मिक फसल माना गया, पहला धार्मिक फसल जौ। वहीं गेहूं को खाद्यान्न फसल माना गया पहला। क्लियर बात? एकदम तथ्य के साथ इसको याद रखिएगा। यहां से नवपाषाण काल से अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। आग के उपयोग की जानकारी मिल गया, यहाँ पे कुंभकारी का ज्ञान मिल गया, पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है। यानी अगर बात करें तो नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान प्लस अस्थायी निवास दोनों हो गया। क्लियर बात? अब औजार कौन कौन मिला है भाई? औजार जो है स्लेट पत्थर के औजार की, मैंने क्या बोला, धीरे धीरे ये लोग का माइंड विकसित होता रहेगा, अपना काम करते रहेंगे। स्लेट पत्थर का औजार यहां पे मिलने लगा है, ठीक है। और ब्लेड टाइप मिला था कहां पे? मुझ पुरापाषाण काल में, पतला हुआ था ना, लेकिन यहाँ पे और मतलब पूरे स्लेट पत्थर के औजार मिलने लगा यहाँ। और स्थल की बात करते हैं, मेनली स्तर से सवाल पूछा जाता है। स्लेट पत्थर के औजार जो है वो मिला ही है। कहाँ से भाई? मेहरगढ़ कहाँ है भाई? मेहरगढ़ बलूचिस्तान कहाँ है भाई? पाकिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल के स्थल है। अब हम लोग बात करते हैं पुराने खोजों के अनुसार जो है 7,000 ईस्वी पूर्व का कृषि साक्ष्य जो है, सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला था कृषि करने का, सर्वप्रथम साक्ष्य, और पालतू जो बनाया गया था तो भैंस को बनाया गया था, भैंसे को मिला करके जोत करके खेती किया गया था। लेकिन अब नया स्रोत में ये पता चला है, जो लोहड़ा देव जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, इसके अनुसार 8,000 ईस्वी पूर्व में कृषि एवं चावल का साक्ष्य मिला था। वहीं कोल्डिहवा जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व चावल का साक्ष्य मिला। जैसा है वैसा मैंने पुट किया, आपको भी उसी तरह याद रखना, सवाल जैसा आएगा वैसा आपको लिखना है, मतलब आंसर टिक करना है। अब इससे जो संबंधित स्थल रहे हैं, प्रमुख स्थल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो चिराद जो है ये सारण बिहार में है। चिराद, चिचर, सेनवार सभी बिहार के नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। वहीं मेहरगढ़, राणा घुंडई, मुगल घुंडई, पेरियानो घुंडई, डाबरकोट, बालकोट, ये सभी पाकिस्तान के स्थल है, सभी नवपाषाणकालीन स्थल है। लेकिन ये पाकिस्तान में है तो उतना ज्यादा सवाल भाई नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं कश्मीर के दो स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। कश्मीर जो है वर्तमान कश्मीर, यहाँ से दो स्थल जो है नवपाषाणकालीन स्थल है, और इसे पूछा भी जाता है। तो बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान, लोग गढ़ों में रहते हैं। शिकार एवं मछली पालन का साक्ष्य मिला है। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बहुत बार पूछा गया है, बुर्जहोम से मिला है। गुफकराल कश्मीर में है भाई। इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। तो यहां से क्या क्या साक्ष्य? कृषि का, पशुपालन का। 7,000 ईस्वी पूर्व का 7,000 ईस्वी पूर्व का कृषि साक्ष्य मिला है। 8,000 ईस्वी पूर्व का 8,000 ईस्वी पूर्व का मछली पालन का साक्ष्य मिला है। 9,000 ईस्वी पूर्व का 9,000 ईस्वी पूर्व का शिकार,
क्लियर बात। तो ये रही मतलब नवपाषाण काल की बात। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत में महापाषाण काल के टाइम में क्या चल रहा था भाई। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में महापाषाण काल, दक्षिण भारत में अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो है एक जगह है संगनकल्लू। संगनकल्लू में रास का ढेर मिला है। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो गुफा है मांस की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, ये सभी महापाषाण काल से संबंधित है। पुरापाषाण काल से महापाषाण काल यानी कब्रों के कारण इसका नाम पड़ा है। दक्षिण भारत में खेती की जाती थी किसकी? रागी एवं धान की खेती की जाती थी। इसका साक्ष्य मिल चुका है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण कालीन स्थल ज्ञात हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको मैंने जैसे कि बताया, जो किसके द्वारा, थॉमसन साहब के द्वारा, पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया था, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। इसमें से हम लोग पाषाण काल को देख लिए। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं कांस्य युग के बारे में। पहले कांस्य युग से पहले लौह युग को क्यों देखा जा रहा है भाई? इसका लॉजिक ये है, जो कांस्य युग, लौह युग, तो कांस्य युग क्यों नहीं बताया मैंने? ठीक है, बस स्पेस चाहिए। अच्छा, वो कांस्य युगीन सभ्यता में हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे लौह युग को देख लेते हैं। लौह युग, लौह युग, आयरन एज। आयरन एज जो है, आयरन एज में चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत यहाँ पे हो चुके हैं। आयरन युग, लौह युग में लोहे का प्रयोग होने लगा है। अतरंजी खेरा जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है, यहां से पहला साक्ष्य मिला है लौह युग का। और ये हस्तिनापुर से भी साक्ष्य मिले हैं। अब बात ये आता है, जो कुछ मृदभांड हैं और उनके काल, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। इनको देख लेते हैं। मृदभांड और काल, कौन कौन से मृदभांड जो है कहां कहां से मिले हैं। काले एवं लाल मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड जो है ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित रहा है। गैरिक मृदभांड पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में मिला है। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल में मिला है। उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड वैदिक काल से मौर्य काल के बीच में मिला है। तो ये जो है आपकी मतलब पाषाण काल से संबंधित चीजों के मान लो देखें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो है ताम्रपाषाण काल से संबंधित चीजों को देखेंगे, उनके स्थल को देखेंगे। वहां पे ये देखेंगे जो कौन कौन सी संस्कृति आई, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, इन चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए। मुझे लग रहा है आपका अगर इस क्लास को आप ले लेंगे तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है फिर ये नहीं लगेगा जो ये नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, आपको सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। एक एक तथ्य पे मैंने अध्ययन किया हूँ। उसके बाद क्योंकि एक बार में अगर आप पढ़ोगे ना प्राचीन भारत के इतिहास या रामशरण शर्मा सर का बुक ही उठा लिए, एनसीईआरटी उठा लिए, एक बार में समझ नहीं आएगा। का नोट्स जो है करक्स में नहीं बन पाएगा, 2-3 बार जो है 2-3 बार के बाद बनेगा। तो इसलिए आप कुछ आपका हेल्प हो जाए इस वीडियो से, मेरा मोटो यही है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।